हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी फ्रॉम परमार सर्स फैटमैन। परमार सर ने अभी अपनी बुक लॉन्च करी है, फैटमैन और लिटिल बॉय। तो जो फैटमैन है वो थ्योरी बुक है, तो उस थ्योरी बुक से ही हम ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं और उसका पहला चैप्टर इस वीडियो में कवर होगा, जो कि है सोलर सिस्टम। और ये कवर कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि सर के नोट्स मैं रीड करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं नोट डाउन कर दूँगा बोर्ड पर। वो आप सर की एफआरबी वीडियोस देखने से पहले आप एक बार इन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मतलब जिन्होंने भी ऑर्डर करी थी किताब, उनके पास अभी तक नहीं पहुंची है किताब, तो फिर वो ये वाली वीडियो से एक बार नोट्स का आइडिया ले सकते हैं कि बुक में क्या क्या नोट्स दे रखे हैं और क्या क्या कंटेंट है। तो आप ऐसे रेफ़र कर सकते हैं इस वाली वीडियो को, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो है चैप्टर सोलर सिस्टम है, ये सर ने आज करा दिया है FRB 2.0 में। ये वीडियो सर की आ गई है, लेकिन मैंने अभी वीडियो बना रहा हूँ इसकी, सो आप इसको बाद में रेफ़र कर लेना, ठीक है, उस वीडियो के बाद देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में सबसे पहले जो है स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है फैक्ट। जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मैं लिखूँगा कम, बोलूँगा ज़्यादा, तो आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मिल्की वे जो सबसे पहले है यूनिवर्स के अंदर जो है बहुत सारी गैलेक्सी होंगी। सभी गैलेक्सी में से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। उस मिल्की वे गैलेक्सी में आता है एक सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम में होते हैं 8 प्लैनेट्स। उन 8 प्लैनेट में से हमारा एक प्लैनेट होता है अर्थ, ठीक है, जिस पर हम अभी बाद में आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लैनेट पढ़ेंगे। बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के जो ओरिजिन को लेकर के दो थ्योरी सामने आई हैं, सर ने बताई। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो सर ने लिखवा रखी है वो दो हैं। एक तो है बिग बैंग थ्योरी और एक है स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो एक एक करके पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है कि बिग बैंग थ्योरी वॉज एन एक्सप्लोजन ऑफ द कंसनट्रेटेड मैटर इन द यूनिवर्स दैट अकर्ड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़, ठीक है। तो फिर क्या था कि बहुत साल कितने साल पहले, ये आपको याद रखना है फैक्ट, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इतना साल पहले जो था हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो एक पॉइंट में समाहित था, एक कॉन्सेंट्रेटेड मैटर था। तो फिर एक बार ही क्या हुआ कि इनका एक एक्सप्लोजन होता है इस पॉइंट में, और जिसी के कारण बहुत सारी गैलेक्सीज बनती हैं, स्टार्स बनते हैं और अदर हेवनली बॉडीज़ बनती हैं। इसी को हम यूनिवर्स बोलते हैं, इसी को बिग बैंग थ्योरी नाम दिया गया है। एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ये जो थ्योरी है वो दी गई थी जॉर्ज लेमेट्रे ने 1931 में ये थ्योरी दी थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। बात करते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी की। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो यूनिवर्स है, हमारा जो यूनिवर्स है वो अभी भी जो है वो एक्सपेंड करता जा रहा है, लेकिन जो उसकी जो एवरेज प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी एवरेज प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहती है। इसके रिगार्डिंग आपको याद रखना है कि ये जो थ्योरी थी वो फ्रेड हॉयल ने दी थी, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड, ये तीन नाम आपको इस थ्योरी के रिगार्डिंग याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है। देखो, गैलेक्सी क्या होता है, एक मैसिव कलेक्शन होता है स्टार्स, गैस, डस्ट, डार्क मैटर, जो कि एक साथ हैं बंधे हुए। किस फोर्स से, ग्रेविटी से ये बंधे हुए हैं, ये चारों फोर्स, मतलब ये जो चारों चीज़ें हैं, स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर, ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, और इन्हीं को क्या बोल देते हैं, गैलेक्सी बना देते हैं ये मिलकर के, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो मिल्की वे है, या जिसको हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं, वो बिग बैंग के बाद बनी थी। हमारी मिल्की वे के जो सबसे पास गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमीडा, ठीक है। एंड्रोमीडा हमारी जो है वो सबसे पास गैलेक्सी का नाम है, जो हमारे मिल्की वे के सबसे पास है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के ओरिजिन की। सोलर सिस्टम के ओरिजिन को लेकर के जो एक सबसे फेमस थ्योरी है वो है नेबुलर थ्योरी में क्या था, जो सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 4.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था, ठीक है, 4.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था। अब आते हैं नेबुलर थ्योरी पे। सो इसमें क्या होता है कि एक जो गैस का क्लाउड रहता है, गैस का जो है एक क्लाउड है,
वो जो है वो कोलैप्स कर जाता है, तो फिर एक स्पिनिंग डिस्क बनती है। स्पिनिंग मतलब गोल 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 घूमने वाली एक डिस्क बनती है, और इसी को हम बोलते हैं सोलार नेबुला। सोलार नेबुला, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रेविटी ने ये जो स्पिनिंग जो डिस्क थी इसको पुल किया सेंटर पे, जो फिर क्या बना दिया, सेंटर पे पुल किया तो फिर इन्होंने क्या बनाया, सन, ठीक है, सन बनाया। और जबकि जो बचे हुए थे वो फ्लैटन हो गए इनटू द स्पिनिंग डिस्क, और फिर उन्होंने क्या बनाया, प्लैनेट्स बनाए। डस्ट और गैस क्लम्ड इनटू द प्लैनेटेसिमल्स विच मर्ज्ड इनटू फॉर्म्स प्लैनेट्स, वहाँ से प्लैनेट्स बनते हैं। और जो सन है वो सेंटर पे बन जाता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो थिन डिस्क में सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लैनेटेसिमल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। सो प्लैनेटेसिमल जो थ्योरी है वो किसने दी थी, प्लैनेटेसिमल जो थ्योरी है इट वाज गिवन बाय थॉमस चाउडर चैम्बरलिन। ये आपको नाम याद रखना है। ये थ्योरी इन्होंने दी थी, और इनके साथ मिलकर के एक और आदमी थे, क्या नाम था उनका, फॉरेस्ट रे और मोल्टन। फॉरेस्ट रे मोल्टन ने मिलकर के ये थ्योरी 1905 में प्रपोज करी थी, प्लैनेटेसिमल थ्योरी। अभी तक दो थ्योरी पढ़ चुके हैं, नेबुलर थ्योरी और प्लैनेटेसिमल थ्योरी। अब नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था, जो नेबुलर हाइपोथेसिस है इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांत ने कब करी थी प्रपोज, 1755 में। इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है आपको। और उसके बाद जो है इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन बाय पियरे सिमोन लाप्लास। लाप्लास भी इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन कर दी थी 1796 में ये थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस। हमारी जो अर्थ की एज है वो कितनी है, अर्थ की जो एज है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये हमारी क्या है, अर्थ की एज, याद रखना फैक्ट। उसके बाद आते हैं कोपरनिकस थ्योरी पर। कोपरनिकस थ्योरी, कोपरनिकस जो थ्योरी है वो 1543 में प्रपोज की गई थी। और इस थ्योरी में क्या दिखा था, इसने ये प्रेडिक्ट किया था जो सन है वो पूरे सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है, और अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स इसके आसपास क्या करते हैं, ऑर्बिट अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस वाज द कोपरनिकस थ्योरी, और ये 1543 में दी गई थी, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्या, सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो कि स्पेस में रात में ग्लो करती हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और गैलेक्सीज, ठीक है। ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ में आती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है लुमिनियस और एक होती है नॉन लुमिनियस। लुमिनियस के होते नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो सेलेस्टियल बॉडी अपने आप ही इनकी खुद की लाइट होती है, रात को एमिट करती हैं, जैसे कि स्टार्स हो गए, स्टार्स की जो है वो खुद की लाइट है। नॉन लुमिनियस क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे कि मून, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। इन सब में अभी हम अंतर देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, दीज आर दी लार्ज आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आइसी ऑब्जेक्ट्स। दीज आर दी लार्ज आइसी ऑब्जेक्ट्स जो कि सन के अराउंड गोल 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 घूमते रहते हैं। ये किस चीज़ से बने होते हैं, डस्ट से, रॉक, फ्रोजन गैसेज जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन, इन सब से मिलकर के ये कॉमेट्स बने होते हैं। हैलिस कॉमेट आपने नाम सुना होगा, तो जो हैलिस कॉमेट है वो 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। इट वॉज लास्ट सीन इन द ईयर 1986। तो जो है अब इसकी प्रेडिक्शन है कि ये वापस आएगा 2061 में, यानी 2061 में वापस आ सकता है ये, ठीक है। बात करते हैं कि एस्टेरॉइड, कॉमेट आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड क्या होते हैं। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, दीज आर द रॉकी, मेटालिक और आइसी ऑब्जेक्ट जो सन के आसपास रोटेट करते हैं। कॉमेट्स के बारे में क्या पढ़ा था कि ये लार्ज आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो एस्टेरॉइड होते हैं ये होते हैं रॉकी, मेटालिक, आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सन के आसपास
ऑर्बिट करते हैं। एस्टेरॉयड पता चल गया। अब बात करते हैं कि मीटियोरॉयड क्या होता है। मीटियोरॉयड मीटियोरॉयड क्या होता है। मीटियोरॉयड एक स्मॉल रॉकी या मेटेलिक स्पेस रॉक होता है जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। मीटियोरॉयड्स आर मच स्मॉलर देन मान लेते हैं छोटे एस्टेरॉयड को ही मीटियोरॉयड बोलते हैं, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और वो इनका जो साइज़ होता है वो छोटे से छोटे ग्रेन के बराबर भी हो सकता है और 1 मीटर वाइड तक हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मीटियोरॉयड हो गया। अब हम बात करते हैं कि मीटियोर क्या होता है। मीटियोर, देखो, जब एक मीटियोरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, वो कहाँ एंटर करता है, मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में एंटर करता है तो वो जल जाता है, ठीक है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन वो जल जाता है और इट क्रिएट्स अ स्ट्रीक ऑफ लाइट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोर। मीटियोरॉयड ही मीटियोर होता है जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और वो टूटता तारा जिसे बोलते हैं उसको मीटियोरॉयड बोलते हैं। अब ये जो टूटता तारा है मीटियोर जो है वो इतना फ्रिक्शन सह करके जल करके जब उसका थोड़ा पार्ट अर्थ के सरफेस को अगर टच कर जाए, ठीक है, अगर वो यहाँ तक आते आते जिंदा रह जाता है और उसकी जो टिप है एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ के ग्राउंड को टच कर जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, मीटियोराइट, ठीक है, मीटियोराइट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मीटियोरॉयड, मीटियोर और मीटियोराइट में अंतर पता चल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन। जो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो कि पैटर्न या शेप फॉर्म करता है नाइट स्काई में, और प्रत्येक जो कॉन्स्टिलेशन है इट फॉर्म्स एन एस्टेरिज्म विच इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स पैटर्न इन द नाइट स्काई। ग्रुप ऑफ स्टार जो कि कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं नाइट स्काई में उसको ही क्या बोलते हैं, एस्टेरिज्म, ठीक है, एस्टेरिज्म शो करना बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन में पढ़ना है हमें, पहला जो कॉन्स्टिलेशन है वो हम पढ़ते हैं अर्सा मेजर, ठीक है। अर्सा मेजर के बारे में हमें क्या फैक्ट याद रखना है कि इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेट बियर बोला जाता है, इसको ग्रेट बियर बोला जाता है या सप्तऋषि बोला जाता है इंडिया में। इट इज़ अ कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई, ये नॉर्दर्न स्काई में ज़्यादा दिखा पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा एस्टेरिज्म शो होता है, बिग डिपर, ठीक है, बिग डिपर नाम से इनका एस्टेरिज्म शो करता है अर्सा मेजर में। अगला कॉन्स्टेलेशन हम पढ़ लेते हैं जो कि है कैसियोपिया, ठीक है। अगला जो कॉन्स्टेलेशन है वो है कैसियोपिया, ठीक है। ये जो है एक डब्ल्यू शेप कॉन्स्टेलेशन होता है, द ओनली कॉन्स्टेलेशन जिसके अंदर 1 2 3 4 5 स्टार है, ठीक है। वरना सप्तऋषि में कितने स्टार होते हैं, 7 स्टार, 1 2 3 4 और 5 6 और 7 ऐसे स्टार यहाँ पे होते हैं स्टार, ठीक है। डब्ल्यू शेप की कॉन्स्टेलेशन होती है द ब्राइटेस्ट स्टार, इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है इसको क्या बोलते हैं, शेडार, ये नाम आपको याद रखना है, शेडार, ठीक है। शेडार इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द कॉन्स्टेलेशन कैसियोपिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन है हमारा सिग्नस, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हमें क्या बात याद रखनी है कि इट इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप, ये कुछ इस तरीके की कॉन्स्टेलेशन होती है, आप देख सकते हैं कि एक क्रॉस शेप की कॉन्स्टेलेशन है सिग्नस, ठीक है। बस इसके रिगार्डिंग आपको ये याद रखनी है बात। अब अगला कॉन्स्टेलेशन पर आते हैं जो कि है ओरियन कॉन्स्टेलेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, द हंटर भी बोला जाता है, इसको द हंटर बोला जाता है। और इसका जो इस जो कॉन्स्टेलेशन है इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो होता है रिगेल, ठीक है। हंटर आर से खत्म हो रहा है और आर से रिगेल इसका ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है। ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, ये तो हो गई कॉन्स्टेलेशन की बात। अगर क्वेश्चन है कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, तो वो होता है सीरियस। अभी हमने कितने स्टार पढ़े, हमने पढ़े कैसियोपिया का जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है उसको शेडार बोलते हैं, ओरियन का जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसको हम रिगेल बोलते हैं, और ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द नाइट स्काई बोलते हैं सीरियस को, ठीक है। नियरेस्ट स्टार अर्थ का अर्थ के जो सबसे पास स्टार है सन के बाद वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी तो सबसे पास जो स्टार है वो क्या है, अर्थ के पास वो सन है, क्योंकि सन भी तो एक स्टार ही है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है उसके बाद सन के बाद जो है सबसे पास स्टार है अर्थ के, ठीक है। ये हमने कॉन्स्टेलेशन पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपने सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के बारे में और
सबसे पहले बात करते हैं उसके सेंटर द सन के बारे में, ठीक है। द सन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि द सन इज़ द ओनली स्टार इन अवर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। ओनली स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का और हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस भी बोलते हैं। किससे बना होता है? हाइड्रोजन से बना होता है। हाइड्रोजन कितना होता है इसमें? 73%। हीलियम से बना होता है। हीलियम इसमें कितना होता है? 23 से 28%। और दूसरी गैसेज होती हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई कि ये जो सन है वो बना किससे होता है। अप्रॉक्सीमेटली जो अर्थ से लेकर, मतलब जो सन का, ये अर्थ हो गई और ये जो है ये हो गया हमारा सन, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं प्रिसाइज वे में बात करूँ तो ये 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है डिस्टेंस, ठीक है। और जो सन की लाइट है, सन की लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो सन की जो लाइट है अर्थ पर आने में कितना टाइम लेती है? 8 मिनट और 20 सेकेंड, ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। टेम्परेचर एट द सरफेस टेम्परेचर कितना होता है अर्थ सन का? वो होता है 5800 केल्विन या 5600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सेंटर की, ये तो हमारा सरफेस टेम्परेचर है। और अगर हम सेंटर की बात करें तो जो सेंटर में जो हमारा सन का टेम्परेचर है वो होता है 15.7 मिलियन केल्विन, ठीक है। ये आपको याद रखना है फैक्ट। देखो इस किताब में जितने भी फैक्ट हैं वो आपको याद रखना है। देखो ये जो है, ये जो सर ने बुक, मतलब ये जो इसमें जो सारा कंटेंट है बुक में, सर ने जो अपने जीके बैच 2.0 में जो करा रखा है या 3.0 में जो करा रखा है वो सारा कंटेंट आपको इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ने उसमें जो करा रखा है ना, मतलब जीके, मतलब उनके जो नोट्स हैं उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें मिल सकती हैं, लेकिन इसमें वो छोटी छोटी बातें भी सर ने काट रखी हैं जो इसमें ज़्यादा इतना एग्ज़ाम रेलेवेंट नहीं थी, तो वो सर ने वो भी काट रखे। तो इस बुक में जितना भी कंटेंट है वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। सो जो भी मैं कह रहा हूँ कि याद रख लीजिए, तो फिर वो आप याद रख लीजिए, क्योंकि बुक में सर ने लिखा है तो फिर वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट ईयर के बारे में। लाइट ईयर क्या होता है? एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब लेंथ की यूनिट है, जो कि हम 2 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक लाइट ईयर में जो है लगभग 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ लाइट ईयर, ठीक है। एक और जो यूनिट है उसको बोलते हैं पारसेक। पारसेक जो यूनिट है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जो कि लाइट ईयर से भी बड़ी होती है। एक पारसेक में जो है, एक पारसेक में लगभग 3.26 लाइट ईयर आते हैं, ठीक है। सो ये आपका फैक्ट याद रखना होगा। बात करते हैं सन की लेयर्स के बारे में। लेयर्स ऑफ सन, ठीक है। सन की कितनी लेयर्स? 3। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ठीक है। ये सन की 3 लेयर है। फोटोस्फीयर के बारे में क्या याद रखना है? फोटोस्फीयर इज़ द ओनली विजिबल सरफेस ऑफ द सन, ठीक है। क्रोमोस्फीयर जो होता है एक डिम रेड कलर का जो रिंग है फोटोस्फीयर के ऊपर, उसी को हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। हमें जो पार्ट सन का दिखाई देता है वो होता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ऊपर जो विजिबल डिम रेड कलर की जो रिंग होती है उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। बात करते हैं कोरोना की। जो कोरोना है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर विच इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड ओनली विजिबल ड्यूरिंग सोलार एक्लिप्स, ठीक है। सिर्फ सोलार एक्लिप्स में ही विजिबल होती हैं कोरोना वाली लेयर, ठीक है। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सन वाला पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। प्लैनेट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लैनेट्स कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं और एक होते हैं जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रॉकी मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ रॉकी मटेरियल, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर लिख देता हूँ रॉकी मटेरियल, और ये जो होते हैं ये गैशियस प्लैनेट होते हैं, ये सिर्फ गैशियस से बने होते हैं, ठीक है। जिनका अब जो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल का जो सरफेस होता है वो सॉलिड होता है। अब क्योंकि गैशियस है तो इनका सरफेस सॉलिड नहीं होगा।
ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है सन के पास होते हैं, और जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं सन से दूर होते हैं। प्लैनेट्स, ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, इनके पास जो मून्स होते हैं, है ना, इनके पास जो मून्स होते हैं, इनके पास कम मून्स होते हैं, लेस मून्स और नो मून्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे तो बहुत सारे मून्स होते हैं, मैनी मून्स होते हैं, ठीक है, मैनी मून्स होते हैं, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं इनमें रिंग्स देखने को नहीं मिलती हैं, जबकि जोवियन प्लैनेट्स में हम रिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब एग्जांपल की बात कर लें तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। बाकी बचे हुए कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो है हमारे जोवियन प्लैनेट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके सभी प्लैनेट्स के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द मरकरी। सबसे पहले जो है मरकरी के बारे में बात करते हैं। जो मरकरी है सबसे पास प्लैनेट है सन के। सन के सबसे पास प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जिसका डायमीटर कितना है? डायमीटर इज़ 4900 किलोमीटर। इसका जो डायमीटर है 4900 किलोमीटर है। और इट इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट, जिसकी स्पीड कितनी है? 172,500 किलोमीटर पर आवर या 47 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। किसकी? रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन मतलब कि ये जो सन के चारों तरफ गोल 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 घूमता है, 88 डेज़ में सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देता है। मरकरी के रिगार्डिंग आपको यही सब बातें याद रखनी है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट प्लैनेट, जो कि है वीनस, ठीक है। जो वीनस है उसको हम सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। उसको हम अर्थ की ट्विन भी बोलते हैं। अर्थ की ट्विन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो साइज़ और मास है वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा मैच करता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं इसको। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सो जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है तो हम देख सकते हैं अपनी नेकेड आइज से भी, सुबह के टाइम और शाम के टाइम में, ठीक है, रात के टाइम में हम देख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग में हम देख सकते हैं इसको, वीनस प्लैनेट को, जिस दिन हमारा मतलब अगर आसमान साफ़ होगा तब। इस प्लैनेट का जो रोटेशन है सबसे स्लोएस्ट रोटेशन की बात हो रही है। वहाँ पे रेवोल्यूशन बात कर रहे थे हम मरकरी जब हमने पढ़ा था, यहाँ पे बात करें रोटेशन की, ठीक है। सो जो यहाँ पर रोटेशन है, इस प्लैनेट की जो रोटेशन है वो सबसे स्लोएस्ट रोटेशन है। इट टेक्स अराउंड 243 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन। वन रोटेशन का क्या मतलब है? अपनी ही एक्सिस पे गोल 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 घूमना, ठीक है। वीनस इज कवर्ड विद थिक क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जो वीनस जो हमारे प्लैनेट है इसके ऊपर आपको सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 के थिक क्लाउड्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वीनस के दूसरे नाम क्या है? एक तो मॉर्निंग स्टार, एक इवनिंग स्टार, और एक इम्पॉर्टेंट नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं? लूसीफर। लूसीफर भी एक नाम है वीनस का ही, जिसका मतलब क्या होता है? लाइट बर्नर, ठीक है। सभी प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट होती हैं, लेकिन किसके पास सैटेलाइट नहीं है? मरकरी और वीनस के पास सैटेलाइट नहीं होती, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मरकरी और वीनस के पास जो है खुद की सैटेलाइट्स नहीं हैं, ठीक है। सभी प्लैनेट्स जो हैं वो वेस्ट से लेकर के ईस्ट रोटेट करते हैं, सिवाय 2 प्लैनेट्स के। कौन कौन से? एक तो था वीनस और एक होता है यूरेनस। लास्ट में नस आ रहा है, तो ये जो प्लैनेट हैं वो उल्टी, मतलब वो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में, जो कि हमारा खुद का प्लैनेट, दैट इज़ अर्थ। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट टू गिव सपोर्ट ऑफ लाइफ विद अ प्लेजेंट एटमॉस्फियर, ठीक है। अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें जो लाइफ को सपोर्ट करता है। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। इसकी जो अर्थ की जो डेंसिटी है सभी प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, जो कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और अर्थ का सबसे पास का जो प्लैनेट होता है वो कौन सा प्लैनेट है? वीनस जो है अर्थ के सबसे पास प्लैनेट है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज़ मार्स। मार्स के रिगार्डिंग, मार्स को हम क्या बोलते हैं? मार्स इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आयरन रिच रेड सॉइल पाई जाती है। आयरन रिच रेड सॉइल,
is found here on this planet. It is the second smallest planet of the solar system. ये मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, इसके बाद मरकरी के बाद क्या आता है, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लानट होता है सोलर सिस्टम का, ठीक है। इसके 2 नेचुरल मून्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डेमोस, ठीक है। तो इनके ये नाम लिख देता हूँ मैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस इनके 2 मून हैं, नेचुरल मून्स। इट हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर एंड सरफेस विद वैलीज, क्रेटर्स, डेजर्ट्स एंड आइस कैप्स, ठीक है। उनका थिन एटमॉस्फेयर होता है और इसका सरफेस विद वैलीज, जिनका और इनका जो सरफेस है जिसमें क्या क्या होती है, वैलीज होती हैं, क्रेटर्स होते हैं, डेजर्ट और आइस कैप्स देखने को मिल जाते हैं। ओलंपस मून्स, Olympus Mons is the largest volcano and the tallest mountain in the solar system, जो कि मार्स पर देखने को मिलता है। ये जो है ओलंपस मोन्स एक लार्जेस्ट वोल्केनो है और टॉलेस्ट माउंटेन है सोलर सिस्टम का, जो कि मार्स पर है। और जो इसकी हाइट है वो होती है 22 से लेकर के 25 किलोमीटर तक, ठीक है। अगला हम फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है जो एस्टेरॉयड बेल्ट होती है वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलती है, एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने अप्रूव्ड किया है द नेम पंडित जसराज फॉर एन एस्टेरॉयड, ठीक है। यहाँ पर जो है किसने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने पंडित जसराज ये जो नाम है वो एक एस्टेरॉयड को दिया है। वो एस्टेरॉयड का क्या नाम है, 2006 VP32 आफ्टर इट वाज डिस्कवर्ड इन नवंबर 2006। और एस्टेरॉयड बेन्नू जो है वो नासा के द्वारा नासा ओसिरिस रेक्स मिशन में स्टडी किया जाता है, ठीक है। वो एस्टेरॉयड कौन सा है जो नासा स्टडी करती है, बेन्नू नाम है उस एस्टेरॉयड का, ठीक है। हमारा जो अगला प्लेनेट है वो है जुपिटर के बारे में क्या बात करें, ये इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसके जो रोटेशन है सबसे शॉर्टेस्ट रोटेशन कितनी है, 9 घंटे और 55 मिनट में अपने एक्सिस पर ही गोल गोल घूमने लगता है। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से, हीलियम से और अदर गैसेज जो हमारे सन में पाई जाती हैं वही वाली गैसेज से बना हुआ है ये जुपिटर। एक ग्रेट रेड स्पॉट एक जाइंट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट करता है। ग्रेट रेड स्पॉट इस प्लैनेट पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। एट प्रेजेंट जो इस प्लैनेट में है 95 मून्स हैं, जिसमें टोटल इसमें जो है 95 मून्स हैं, जिसमें से 4 मून्स हैं लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, ठीक है। एक और नाम है कैलिस्टो। ये सारे 4 इम्पॉर्टेंट मून हैं, कितने में से 95 में से ये 4 इम्पॉर्टेंट मून्स हैं जुपिटर के। इट हैज़ अ अनक्लियर रिंग अराउंड इट। सैटर्न की जो हमें रिंग है वो तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन जो जुपिटर के आसपास भी एक रिंग होती है जो कि अनक्लियर होती है, जिसको हम नहीं देख सकते। जो इन चारों मून में से जो गैनीमाइड जो मून है, इट इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ द जुपिटर का सबसे लार्जेस्ट मून पूछे तो वो कौन सा है, गैनीमाइड, ठीक है। यहाँ पे होता है जुपिटर ख़त्म। बात करते हैं सैटर्न के बारे में। जो सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा था जो कि क्या था, जुपिटर। अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इट हैज़ अ ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब होता है एक के अंदर एक, ऐसी ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग इसके आसपास देखने को मिल सकते हैं जो कि टाइनी रॉक्स या पीसेज ऑफ आइस से बनी हुई होती हैं। सैटर्न इज़ द प्लैनेट विद द लीस्ट डेंसिटी। सबसे लीस्ट डेंसिटी होती है सैटर्न प्लैनेट्स की, जो कि 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अपेरेंटली इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। अगर हम इसको उठाकर पानी में डाल दें तो ये फ्लोट करने लगेगा, इतना हल्का है, डेंसिटी इसकी इतनी कम है। प्रेजेंटली इसके पास 146 मून्स हैं। जुपिटर के पास है 95, सैटर्न के पास है 146, जिसमें से टाइटन जो है वो सबसे लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, ठीक है। और
एनकेलेडस शो द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन इट। एक एनकेलेडस शायद एक मून है, वहाँ पर जो है इनकी लाइफ की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सैटर्न, जो कि है 1665 में हाइगेंस ने सैटर्न की रिंग्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि कब किया था। 1665 में 1655 में द रिंग्स ऑफ सैटर्न वर डिस्कवर्ड बाय हाइगेंस, और 1675 में जो है कैसिनी करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन रिंग्स के बीच का ये गैप डिस्कवर किया था। ठीक है, इसका जो रोटेशन टाइम है वो कितना है, 11 घंटे है। जुपिटर का हमने रोटेशन टाइम देखा था 9 घंटे और 55 मिनट का था, इसका 11 घंटे है। बात करते हैं अगले प्लैनेट की, जो कि है यूरेनस। यूरेनस इज़ द ग्रीनिश इन कलर, इसको हम ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो यूरेनस प्लैनेट है, यूरेनस इज़ अ ग्रीन प्लैनेट, इसको हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है उसके एटमॉस्फेयर में। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शेल। कब किया गया था, 1781 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो किस से बना होता है, इट इज़ composed of hydrogen, helium primarily, but it also contains more water and ammonia। इसका जो एटमॉस्फेयर है हाइड्रोजन हीलियम से बना होता है प्राइमरी, लेकिन इसके अंदर वाटर और अमोनिया भी देखने को मिला है। ठीक है, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर, इट हैज़ द कोल्डेस्ट सबसे कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर किसके पास है, यूरेनस के पास। ठीक है, कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके पास लगभग कितने मून्स हैं, 27 मून्स हैं, जिसमें से फेमस मून के नाम कौन कौन से हैं, इसके जो हैं 27 मून्स हैं, जिसमें से फेमस है मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल। ठीक है, ये इसके फेमस मून्स हैं। इट हैज़ अ टिल्ट, या इट इज़ टिल्टेड टू 98 डिग्री एट द एक्सिस एंड हैंस कॉल्ड एज रोलिंग या लोप साइडेड प्लैनेट। इसको हम रोलिंग या लोप साइडेड प्लैनेट भी कहते हैं, लोप साइडेड प्लैनेट। क्यों? क्योंकि जो इसका टिल्ट है वो 98 डिग्री पर टिल्टेड है। ठीक है, इसका जो रोटेशन टाइम है वो 17 घंटे का रोटेशन टाइम है। ठीक है, अगला हमारा जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून। सो जो नेपच्यून है, नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब सन से सबसे दूर का जो प्लैनेट है वो नेपच्यून है। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट या स्लोएस्ट रेवोल्यूशन, इसका जो रेवोल्यूशन है वो सबसे स्लोएस्ट है। रेवोल्यूशन और रोटेशन जहाँ जहाँ भी मैंने बात करी वो आप ध्यान से सुनना, कहाँ रेवोल्यूशन बोला है, कहाँ रोटेशन बोला है। इसका जो रेवोल्यूशन है सबसे स्लोएस्ट है, और कितना है इसका, 165 ईयर्स का रेवोल्यूशन है इसका। ठीक है, और इसका जो रोटेशन टाइम है वो होता है 16 घंटे। ठीक है, इट इज़ अ ब्लूइश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन, मीथेन की वजह से जो है इसको हम ब्लू प्लैनेट भी, मतलब थोड़ा सा ब्लूइश कलर होता है। ब्लू प्लैनेट तो हमारा अर्थ ही है, थोड़ा ब्लूइश प्लैनेट रहता है क्योंकि इसमें मीथेन, मतलब मीथेन यानी CH4 मीथेन गैस देखने को मिलती है। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन गेले एंड अर्बेन ले वेरियर, ये इंपॉर्टेंट नाम है, लिख देता हूँ मैं, जोहन गेले एंड अर्बेन ले वेरियर, और इन्होंने ये डिस्कवर किया था 1846 में। ठीक है, द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फाउंडेड बाय द मैथमेटिकल प्रेडिक्शन, ये जो नेपच्यून प्लैनेट है ये सिर्फ मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से ही फाउंड किया गया था। इसकी जो सैटेलाइट है, इट हैज़ 14 सैटेलाइट्स, और जिसमें से जो फेमस मून है इसका, उसका नाम क्या है, ट्रीटॉन इसका फेमस मून है। इट इज़ द विंडियस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, सबसे विंडियस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का नेपच्यून। अगर हम सारे प्लैनेट्स हम पढ़ चुके हैं, प्लैनेट्स की बात करते हैं फ्रॉम द इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट कौन सा है, उसके बाद छोटे छोटे प्लैनेट्स। तो सबसे बड़ा प्लैनेट्स क्या है, जुपिटर, फिर क्या आता है सैटर्न, यूरेनस,
फिर आएगा नेपच्यून, फिर आएगा अर्थ, फिर वीनस और फिर मार्स और मरकरी। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाते हैं मून के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। प्लैनेट्स के बारे में हमारी बात हो चुकी है। लेट अस टॉक अबाउट द मून। सो जो मून है इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ नॉन ल्यूमिनस इन नेचर। मून की खुद की लाइट नहीं होती है, तो फिर मून कैसे में दिखता है? ये जो है सन की जो है वो रेज़ इसको यहाँ पे पड़ती हैं, यहाँ हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है और यहाँ पे इसकी लाइट आती है रिफ्लेक्ट होकर, तो हमें दिखने को मिलती है। तो ये नॉन ल्यूमिनस इन नेचर होता है। इसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है? 1.74 इंटू में 10⁻6 मीटर का इसका रेडियस होता है। और जो मून की लाइट है वो अर्थ के सरफेस को रीच करने में 1.626 सेकेंड का समय लेती है। अर्थ और मून के जो बीच का जो डिस्टेंस है, अर्थ और मून के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 384000 किलोमीटर, इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है। मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, ठीक है। हमें मून का सिर्फ एक साइड विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रोटेशन टाइम होता है और जो रेवोल्यूशन टाइम होता है वो बराबर होता है लगभग 27.3 डेज़ का। इनका रोटेशन टाइम और रेवोल्यूशन टाइम लगभग बराबर होता है, इसलिए हमें सिर्फ मून का एक ही साइड विजिबल होता है, दूसरा साइड विजिबल नहीं होता है। मून के ऊपर एक हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? माउंट लेबनेज। इसको हम ऑफिशियली मोन्स हाइगन्स नाम दे चुके हैं, ठीक है। तो जो मून के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम लिख देता हूँ, वो है माउंट लेबनेज, और इसको हम ऑफिशियली मोन्स हाइगन्स नाम दे चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोलर और लूनर मिशन के बारे में, ठीक है। सोलर और लूनर मिशन क्या है जी? जो सन है, सन के ऊपर अभी हमने कौन सा भेजा था? आदित्य L1 मिशन था। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो कि इसरो ने लॉन्च किया है टू स्टडी द सन। और इसमें जो है L1 जो है वो लैग्रांज पॉइंट को रेफ़र करता है। लैग्रांज पॉइंट, टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट हैं। और लैग्रांज पॉइंट कहाँ से? टोटल 5 कौन से? L1 से लेकर के L5 तक, ये सारे 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं। जो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो हमारा क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है, ये याद रखना। अब हम मून की बात करें तो सबसे पहले लैग्रांज पॉइंट पता कर लेते हैं। जो लैग्रांज पॉइंट हैं, दीज आर द पोजीशंस वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस प्रिसाइजली इक्वल्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद दैम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट हैं एस्ट्रोनॉमिकल, इनकी कुछ ग्रेविटी है, इसकी कुछ ग्रेविटी, यहाँ आके अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो नलीफाई कर देते हैं, तो फिर ये यहाँ पर मूव नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट, तो इसी को हम लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट है। आदित्य L1 इन्हीं में जाकर के स्टडी करता है सन को, ठीक है। बात करते हैं मून की। मून के ऊपर हमने कौन सा लॉन्च किया था? चंद्रयान 3। इट इज़ द थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3, इसका जो लैंडर था, लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का जो नाम था वो था विक्रम। और जो इसका रोवर का नाम था, रोवर का क्या नाम था? इसका प्रज्ञान। और जो इसका पॉइंट था, इस पॉइंट का क्या नाम दिया था? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। चंद्रयान 3 जो है वो लूनर साउथ पोल पर लैंड किया था, लूनर साउथ पोल, ठीक है, नियर साइड ऑफ द मून। इसके बारे में इतना पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े बहुत ड्वार्फ प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। सो जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन से होते हैं? ये जो बचे हुए प्लैनेट्स हैं ना, हमारे 8 प्लैनेट्स को छोड़ के बाकी जो छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलते हैं। इससे पहले हम क्यूपियर बेल्ट देख लेते हैं। जो क्यूपियर बेल्ट होती है वो क्या होती है? इट इज़ अ रिंग ऑफ बॉडीज़ बियॉन्ड नेपच्यून। हमने देखो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसके बाद क्या होती है? एस्टेरॉयड बेल्ट। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बाद क्या आती है? क्यूपियर बेल्ट। यहाँ पे आती है क्यूपियर, और क्यूपियर बेल्ट के अंदर ही हमारे सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं। 4 ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम बताऊंगा, जिसमें से एक होता है सीरियस। ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि हमें एस्टेरॉयड बेल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की नई डेफिनेशन के हिसाब से जो प्लूटो है वो प्लैनेट्स की लिस्ट से 2006 में बाहर कर दिया गया था, तो अब उसको हम एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा देते हैं, ठीक है। और ये जो कहाँ पाया जाता है? ये हमारी क्यूपियर बेल्ट में पाया जाता है प्लूटो की जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लूटो की जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसको हम चेरोन बोलते हैं।
चेरोन इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ प्लूटो, जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो का जो एक रेवोल्यूशन है वो कितना होता है, 248 अर्थ ईयर्स, इतने साल का इसका एक रेवोल्यूशन रहता है। ठीक है, प्लूटोज ऑब्लोंग ऑर्बिट ओवरलैप्स विद दैट ऑफ, मतलब प्लूटो का जो एक ऑब्लोंग ऑर्बिट है वो नेपच्यून के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, ईच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक अबाउट 90 से 93 मिनट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लगभग 90 से 93 मिनट लेता है हमारे अर्थ का एक चक्कर काटने में। ठीक है, कुछ बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ड्वार्फ प्लैनेट्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो है वो सन के राउंड घूमेगा। दूसरा, उनका जो शेप होगी वो जनरली स्फेरिकल शेप होगी। और तीसरा कि दे शुड नॉट बी एबल टू क्लियर देयर ऑर्बिट ऑफ डेब्रिस, वो अपने डेब्रिस की जो ऑर्बिट है उसको क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, ना करें मतलब। ठीक है, ये उनकी होती है कैरेक्टरिस्टिक ड्वार्फ प्लैनेट्स की। लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 4 बता रहा था मैं कौन कौन से। एक तो है प्लूटो, एक है आइरस, एक है मेकमेक, एक है होमिया और एक है सीरीज। ठीक है, ये जो 4 हैं ये आपको क्यूपियर बेल्ट में मिलेंगे और ये जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट में देखने को मिलेगा। प्लूटो इज़ द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट और ब्राइटेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। आइरिस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। मेकमेक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है और इसका जो ऑर्बिट है वो 310 साल का होता है। ठीक है, होमिया जो है वो फास्टेस्ट रोटेटिंग ड्वार्फ प्लैनेट है क्यूपियर बेल्ट में, ये जो है वो फास्टेस्ट रोटेटिंग ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, सीरीज जो है ये ड्वार्फ प्लैनेट एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है, जो कि मैं बता चुका पहले। ठीक है, अब हम कुछ टर्म देख लेते हैं। कुछ टर्म जैसे कि सुपरनोवा क्या होती है, पल्सर क्या होती है, ब्लैक होल क्या होता है और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो सुपरनोवा क्या होता है, एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार, जब एक स्टार फट जाता है, एक स्टार एक्सप्लोड कर जाता है तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। ठीक है, पल्सर क्या होता है, एक न्यूट्रॉन स्टार को हम क्या बोलते हैं, पल्सार। ब्लैक होल क्या होता है, अ प्लेस इन स्पेस, एक स्पेस में वह बिंदु जिसकी ग्रेविटी होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। इसमें से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। और एक लास्ट हमारा पॉइंट है वो है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये जो आती हैं, ये वाली जो है 2 कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं चार्ज पार्टिकल्स की, जो कि अर्थ को सराउंड करती हैं। दीज आर दी 2 कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट सराउंड द अर्थ। सो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है वो सर के नोट से ख़त्म होता है। मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, एक्चुअली मैं साथ साथ में लिख रहा था तो इसलिए हमारी वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने सब कुछ कवर किया, मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है जो भी सर ने लिख रखा है इस चैप्टर में। सो आई होप ये कोई मतलब आपको इसमें से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे तो अगर आपको ये वाली वीडियो देखने के बाद आप ये वाला मतलब जो सर का FRB 2.0 है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार ढंग से रिवाइज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो पर जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा तो फिर वैसे ही मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। ओके, बाय।